जीवन में खोना और पाना तो लगा ही रहता है। कभी इंसान ऐसी चीज पा लेता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती, तो कभी अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज खो भी देता है। कभी अपना खोया प्यार पा लेता है तो कभी सगे संबंधियों को खो देता है। पाने की खुशी और खोने का गम तो होता ही है, लेकिन जीवन अपनी गति से चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। फिर अधीश को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसका जीवन अचानक थम सा गया हो? क्यों वो समय की गति के साथ कदम मिलाकर चल नहीं पा रहा था? कहीं जो कुछ खो गया था वो अधीश का मन तो नहीं था। चंडी प्रसाद के आते ही लोगों में खलबली मच गई। माधवी का उपचार उन्होंने ही किया था और एक तरह से माधवी को नया जीवन ही दिया था, और इसीलिए उनकी बात टालने का साहस किसी में नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने अर्थी नीचे रखने को कहा, सभी ने चुपचाप विश्वा को वापस जमीन पर लिटा दिया और पीछे हट गए। आचार्य कश्यप के साथ वैद्य चंडी प्रसाद तेजी से चलकर विश्वा के शव के पास आए और उनकी नाड़ी की जांच करने लगे। तुम लोग तो जीवित व्यक्ति को ही अग्नि के सुपुर्द कर देते हो, चंडी प्रसाद ने कहा तो लगा जैसे वहां बिजली गिर गई हो। वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आचार्य कश्यप ने जब सुना कि विश्वनाथ पुरोहित का शव एक लकड़ी के बक्से में मिला है और उनकी मृत्यु की तिथि के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो वे सीधे वैद्य चंडी प्रसाद के पास पहुंचे और वहां से अपने साथ ही वैद्य जी को ले आए थे। अब वैद्य जी की बात सुनकर उनकी शंका दूर हो गई। वैद्य जी के आदेश पर विश्वा के शरीर को वहां से उठाकर उनके कमरे में ले जाया गया और पलंग पर लिटा दिया गया। क्या आप खुद वैद्य जी को लेने गए थे? वासुदेव ने आचार्य कश्यप से पूछा। हाँ, विश्वा के बारे में पूरी बात जानकर मुझे थोड़ी शंका हुई थी। मैंने पहले भी इस तरह की एक घटना देखी है जिसमें विष के प्रभाव से व्यक्ति कई दिनों के लिए अचेत हो जाता है, आचार्य बोले। लेकिन जीवन के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे आचार्य, इसलिए वासुदेव से इससे आगे नहीं बोला गया। इस समय सभी लोग अपने आप में बहुत लज्जित सा महसूस कर रहे थे। गलती तुम्हारी नहीं है वासुदेव, परिस्थिति ही ऐसी थी, आचार्य कश्यप बोले। चंडी प्रसाद काफी देर तक विश्वा की जांच करते रहे, फिर बोले, क्या कोई ये पता लगा सकता है कि ये विष बनाया किसने था? हाँ, एक व्यक्ति है, पाणिक ने कहा। फिर कार्तिक की ओर देखते हुए बोला, कार्तिक, जाकर हेमंत से पूछो। कार्तिक तुरंत वहां से निकल गया और थोड़ी देर बाद हेमंत को लेकर वापस आया। वासुदेव जी, मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता। उसका नाम गिरीश था और वो मंदार में विशाल का सहपाठी था। मुझे बस इतना ही पता है, कसम खा के कहता हूं, मुझे और कुछ भी जानकारी नहीं, हेमंत ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। गिरीश का नाम सुनकर अधीश चौंक पड़ा। मैं जानता हूं गिरीश को, लेखनगर के पास एक गांव में रहता है। गिरीश मंदार में पारव देव के सबसे अच्छे छात्रों में से था और पारव देव ने ही एक दिन बातों बातों में अधीश को गिरीश के बारे में बताया था। तब तो उसे खोजना बहुत मुश्किल नहीं होगा, वासुदेव ने कहा और तुरंत ही कार्तिक को कुछ सैनिकों के साथ उसे लाने भेज दिया। योगेश भी कार्तिक के साथ चल पड़ा। वो कुछ भी करके विश्वा की जान बचाना चाहता था। आखिर विश्वा ने ही उसे नया जीवन दिया था। लेखनगर के युद्ध में उसे जाने से रोक दिया गया था और पूरे समय वो इंद्रनगर में ही तैनात रहा, लेकिन विश्वा की खबर सुनकर भागा भागा प्रकाश नगर चला आया था। अब जाकर उसे विश्वा के लिए कुछ करने का मौका मिला था। चंडी प्रसाद ने कुछ औषधियां विश्वा को दे दी थीं, लेकिन अब भी उनके शरीर में जीवन के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। अब बस एक ही रास्ता था कि जल्दी से जल्दी गिरीश आए और विष के बारे में बताए। सब लोग गिरीश का इंतजार करने लगे। समय बीतता जा रहा था और सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कार्तिक जब गिरीश के गांव का पता लगाते हुए वहां पहुंचा तो उसे पता चला गिरीश का परिवार आज ही सुबह गांव छोड़कर चला गया है। वे सब अधिक दूर नहीं गए होंगे अभी। हम पता करते हुए उनका पीछा कर सकते हैं, कार्तिक ने कहा तो योगेश ने हामी भर दी और वापस घोड़े पर सवार हो गया। पूछते पूछते वे लोग आखिरकार उस सड़क पर पहुंच ही गए जहां से गिरीश का परिवार गुजरा था। काफी देर तक चलते रहने के बाद उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई दे गई। शायद वही गिरीश का परिवार है, योगेश बोला।
जल्दी ही उनके सैनिकों ने बैलगाड़ी को घेर लिया और शाम होने से पहले ही वे सब प्रकाश नगर पहुंच चुके थे। गिरीश को महल में लाया गया। वो डर के मारे कांप रहा था। इतने सारे योद्धाओं को एक साथ देखकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन वो अधीश को पहचान गया। मंदार में अधीश को लगभग सभी पहचानते थे। अधीश, मेरी मदद करो, मैं सच कह रहा हूं, मेरी मां बाहर। कहते हुए गिरीश की आंखों से आंसू बह निकले। सब हटिए उसके पास से। वो एक सम्मानित मांत्रिक है, मंदार का छात्र। आप सब उसके साथ कैदियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसका परिवार कहां है? अधीश गरजा। कार्तिक जल्दी से गिरीश की मां और बहन को भीतर ले आया और सम्मान के साथ उन्हें बिठा दिया। वे दोनों अब भी कांप रही थीं और सम्मान दिए जाने से और भी घबरा उठी। माँ जी, आराम से बैठिए। इन लोगों के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, अधीश ने हाथ जोड़कर कहा। कार्तिक और योगेश ने भी आकर माफी मांगी। तब कहीं जाकर वे दोनों थोड़ी सामान्य हुई। ये देखकर गिरीश भी थोड़ा सामान्य हो गया। अधीश, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। गिरीश ने अधीश का हाथ पकड़कर कहा। मैं जानता हूं गिरीश, अधीश कह रहा था कि वैद्य चंडी प्रसाद उसकी बात काटकर बोले। अभी तुम सिर्फ ये बताओ, तुमने विशाल को कौन सा विष बनाकर दिया था? ये कई औषधियों का मिश्रण है, गिरीश ने कहा और औषधियों के नाम बता दिए, साथ ही उसका तोड़ भी बता दिया। वैद्य चंडी प्रसाद विश्वा के इलाज में जुट गए। तुमने ऐसा विष विशाल के कहने पर बनाया था? अधीश ने पूछा। हाँ, विष मैंने उसके कहने पर बनाया था। उसने कहा था कि ऐसा विष बनाकर दो जिसे सूंघते ही इंसान की मौत हो जाए। विशाल के इरादे में समझ गया था, इसलिए मैंने ऐसा विष बनाकर दिया था जो 7 दिन तक जीवन के लक्षण खत्म कर देता है। उसके बाद एक औषधि से ही चेतना वापस आ जाती है। इसलिए मैंने विष देने के बाद शव को जलाने या दफनाने से भी मना कर दिया था। विशाल बोलता जा रहा था और मैं जानता था कि यदि विशाल विष लेकर जा रहा है तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर ही इसका प्रयोग करेगा और 7 दिन में तो उसके साथी कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। अधीश ने गिरीश का कंधा थपथपाते हुए कहा। तुमने अच्छा किया गिरीश, तुम वास्तव में मंदार के एक योग्य छात्र हो, लेकिन यदि विशाल को पता चल गया तो? गिरीश की आंखों में फिर से भय तैरने लगा। कुछ नहीं होगा गिरीश, अब तुम मेरे साथी हो। विशाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम जाकर आराम करो, अधीश ने कहा। कार्तिक गिरीश और उसके परिवार को अतिथि कक्ष में ले गया। वैद्य चंडी प्रसाद और अन्य सभी विश्वा के आसपास बने रहे। विष दिए जाने के ठीक 7वें दिन विश्वा ने आंख खोल दी। प्रकाश नगर से मातम का साया छूट गया। महल में खुशियां मनाई गईं, दावत की गई और नगर भर में मिठाई बांटी गई। इस बीच मृगांक का पूरा पूरा ध्यान अधीश पर रहता, लेकिन अब उसे सब सामान्य ही लग रहा था। विश्वा की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वैद्य जी अपनी कुटिया के लिए वापस लौट गए। गिरीश और उसके परिवार को विश्वा ने इंद्रनगर में बसा दिया और उनकी सुविधा और सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई। एक दिन सुबह सवेरे सामंत रणधीर अधीश से मिलने आए। अधीश, अब जबकि सब कुछ सामान्य हो गया है तो हमें लेखनगर के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए, उन्होंने कहा। उसके बारे में क्या चर्चा करनी है? आपके पास इतनी जमीन है, आप लेखनगर का भी प्रबंध कर सकते हैं, अधीश हंसते हुए बोला। उसे जमीन वगैरह के काम में रुचि ही नहीं थी। आज रात को मेरे महल में एक भोज का आयोजन है, आप सभी को आना है। उसी समय लेखनगर के बारे में भी घोषणा कर दूंगा और इस विजय के लिए तुम्हारा सम्मान भी तो करना है, सामंत रणधीर ने कहा। भोज का निमंत्रण देने आप खुद आए? मेरे लिए यही बहुत बड़ा सम्मान है सामंत जी, अधीश हाथ जोड़कर बोला। सामंत मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। अधीश को आज न जाने कितने दिनों के बाद अपने परिवार के साथ ठीक से बैठकर बात करने का मौका मिला था। उसने वो चिर यौवन औषधि निकाली और देवयानी से कहा, देवयानी, तुम सबके लिए मंदार से मैं एक छोटा सा उपहार लाया था, इसे नहाते समय पानी में घोल लेना। क्या ये किसी तरह का उपटन है? देवयानी पोटली को उलट पलट कर देखती हुई बोली। हाँ, वही समझ लो, बस ये उपटन यौवन को रोक लेता है, अधीश हंसते हुए बोला। तो देवयानी और माधवी दोनों उत्साहित होकर वो औषधि देखने लगी। देवयानी ने उसे 3 बराबर भागों में बांट लिया। इस बीच पूरे समय मृगांक वहीं बना रहा। देवयानी और अन्य लोग उसके आराम का पूरा ध्यान रखते। देवयानी से तो मृगांक का पूरा परिचय था ही, अब तो गहरी मित्रता हो गई थी।
उसने मृगांक को पूरा प्रकाश नगर और इंद्रनगर घुमा दिया था। तुम्हारा क्रोध याद आता है देवयानी? मृगांक उसे छेड़ता। ठंडे जल के मोतियों का हार किसी ने मुझे दिया था और मैं अपना क्रोध वहीं छोड़ आई थी। देवयानी हंसकर जवाब देती। प्रताप के लिए मुझे बहुत अफसोस है देवयानी। एक दिन बातों ही बातों में मृगांक ने देवयानी से कहा। वो देवयानी की आंखों में झांकता हुआ बोला। देवयानी की आंखों से 2 आंसू लुढ़क आए। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो समझ गई कि इतने लोगों के बीच मृगांक ही इकलौता इंसान है जो उसकी भावनाएं समझ सका। आज जब सामंत रणधीर के यहाँ भोज में जाने के लिए देवयानी तैयार होकर नीचे आई तो उसकी नजरें किसी को खोज रही थीं, और जब मृगांक ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। देवयानी ने शर्मा कर पलकें झुका ली। सामंत रणधीर ने मृगांक के लिए अलग से निमंत्रण पत्र भेजा था, तो उसे जाना ही पड़ा। भोज में आसपास के सभी भूस्वामी, उप सामंत और सामंत शामिल हुए। भोज के पहले सामंत रणधीर ने घोषणा की, लेखनगर की ये विजय श्रीमान विश्वनाथ पुरोहित, मांत्रिकाधीश और उनके साथियों के नाम। सभी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। सामंत आगे बोले, और इसीलिए मैं आज विश्वनाथ जी से लेखनगर का सामंत पद संभालने का आग्रह करता हूं। जैसे ही सभी ने यह सुना तो तालियों से पूरा महल गूंज उठा। अधीश और उसका परिवार तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आज से 2 साल पहले विश्वा का परिवार यहाँ आसरा खोजते हुए आया था और आज विश्वा सामंत बन चुके थे। ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कुछ ही दिनों में विश्वा ने इंद्रनगर के साथ साथ लेखनगर का भी कार्यभार संभाल लिया, लेकिन उनका परिवार अब भी प्रकाश नगर में ही रहता था। सब कुछ ठीक हो चुका था। दिन सामान्य बीत रहे थे। एक दिन मृगांक ने जाने की आज्ञा मांगी। अरे, अभी तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर सका, काम में ही लगा रहा। कुछ दिन और ठहरो। विश्वा ने कहा, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, फिर जब भी आप याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। मृगांक ने कहा। विश्वा ने उसे ढेरों आशीर्वाद और उपहार दिए। फिर वो आचार्य कश्यप से मिलने गया। जाने की आज्ञा लेने के बाद उसने धीमे से कहा, आचार्य जी, पूर्णिमा और अमावस्या को अधीश पर विशेष नजर रखना। जब से वो लीला नदी के सुनसान टापू पर होकर आया है तब से कुछ बदला बदला सा लग रहा है। यही सब पता लगाने के लिए मैं अभी तक यहाँ रुका रहा। अभी सब ठीक है, फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। आचार्य मौन होकर मृगांक की बात सुनते रहे, फिर गहरी नजरों से उसकी ओर देखकर बोले, तुम चिंता मत करो मृगांक, मैं शीघ्र ही अधीश को नगर से बहुत दूर यात्रा पर ले जाऊंगा। आचार्य कश्यप समझ चुके थे कि मृगांक का इशारा किस तरफ है। मृगांक अब जाकर कुछ आश्वस्त हुआ। उसने आचार्य से विदा ली। अब बस उसे देवयानी से मिलना था। उससे बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ पूछना था। वो बागीचे की ओर चल पड़ा। वो जानता था इस समय देवयानी बगीचे में अकेली टहलने आती है, इसलिए मृगांक ने यह समय चुना था। आज देवयानी बहुत उदास थी। मृगांक आज जा रहा था और देवयानी का हृदय बेचैन था। बाग के कोने में चुपचाप बैठी देवयानी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। देवयानी, आवाज सुनकर देवयानी चौंक पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो मृगांक खड़ा था। आज मृगांक निश्चय करके आया था कि अपने दिल की बात देवयानी से कह ही देगा। आज के बाद पता नहीं कब मौका मिले। देवयानी, एक कड़कती हुई आवाज बगीचे में गूंज उठी। देवयानी और मृगांक घबरा कर उधर देखने लगे। देवयानी ने नजरें झुका ली। कौन आ गया था बाग में अचानक, जिसने देवयानी और मृगांक को एक साथ देख लिया था? क्या मृगांक अपने दिल की बात कह पाएगा या आज उसे बिना कुछ कहे ही लौट जाना पड़ेगा? क्या देवयानी का प्यार एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।